हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और आपका गोस्ट फियर फ्रॉस्ट 22 से आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और सुपरनैचुरल हॉरर स्टोरी। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी सुशील जी ने हमसे शेयर की है और इसे हम उन्हीं के नज़रिए से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सुशील है और मैं बलिया के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। वर्तमान में अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन आज जो डरावनी घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो उस वक्त की है जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था। और उस वक्त हमारे गांव में सिर्फ 8वीं क्लास तक का ही सरकारी स्कूल था। इसी वजह से मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए हमारे गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दूसरे गांव में पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। और उस दौरान बचपन में किसी भी चीज़ की इतनी ज़्यादा सही या गलत होने की समझ नहीं थी, और इसी के कारण मेरे जीवन में मेरे साथ वो डरावनी घटना हुई थी। लेकिन उस घटना के होने के बाद मेरे में इतनी ज़्यादा समझ आ गई थी कि अब उन चीज़ों को मैं इतना ज़्यादा सोच समझ कर करता हूँ कि इतनी छोटी उम्र में ही मुझे इन चीज़ों का इतना ज़्यादा अनुभव हो चुका है कि जितना अनुभव किसी बड़े आदमी को होता है, उससे भी ज़्यादा अनुभव मुझे उन सब चीज़ों के बारे में उस एक डरावनी घटना ने करवा दिया था। जब वो घटना मेरे साथ हुई थी, उस वक्त मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन मैं इतना तो समझ गया था कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा भयंकर और डरावना है, और यह मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर यह ज़्यादा लंबे समय तक मेरे साथ होता रहा तो मेरी तो मौत निश्चित है। लेकिन उस डरावनी घटना के मेरे साथ होने से भी ज़्यादा डरावना और भयंकर उस वक्त मेरे लिए उस घटना के होने के बाद का समय था, क्योंकि उस घटना के होने के बाद ही मेरे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होना शुरू हो गई थीं जिनका मेरे पास कोई तोड़ नहीं था और ना ही उनका कोई समाधान था। लेकिन फिर धीरे धीरे आगे चलकर कुछ ऐसा हुआ जो कि इतना ज़्यादा भयंकर था कि उसके होने के बाद तो पूरे गांव में ही मेरे साथ हुई उस डरावनी घटना की चर्चा होने लगी थी। और जब वह चर्चा पूरे गांव में होने लगी थी, तभी कहीं से मुझे उस चीज़ का समाधान भी मिला। लेकिन आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था जो मैं आप लोगों को उस घटना के बारे में इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हूँ, ये सब आप लोगों को इस कहानी में अंत तक जानने को मिलेगा। तो इसीलिए आप अंत तक इस कहानी में बने रहिए। दरअसल हमारा गांव शहर से काफ़ी ज़्यादा दूर है, और इसी वजह से हमारा गांव कई चीज़ों में शहर की तुलना में पिछड़ा हुआ है। और हमारे गांव में आज भी काला जादू और तंत्र विद्या की जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, और लोग इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास भी करते हैं। गांव में अगर किसी के कोई बीमारी हो जाती है तो वो डॉक्टर को दिखाने से पहले इन्हीं चीज़ों का सहारा लेने की कोशिश करता है, क्योंकि उन लोगों के मन में यह चीज़ पूरी तरीके से बैठी हुई है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो किसी तंत्र विद्या या काले जादू के कारण ही हो रहा है। शुरू में तो मैं उन लोगों की सभी बातों को उनका मन का वहम मानता था, लेकिन जब मेरे साथ ही कुछ ऐसी घटना हुई तो उस घटना के होने के बाद तो मुझे उन लोगों की सभी बातों पर विश्वास हो गया था। और मुझे इस चीज़ पर भी विश्वास हो गया था कि आज भी हमारे गाँव में काला जादू और तंत्र विद्या अपने चरम पर है, और अगर जल्दी ही इस चीज़ को नहीं रोका गया तो ये बहुत से लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर देगी। लेकिन इस चीज़ को रोकने के लिए कौन आगे आता? अगर कोई आगे आता तो उसे अपने ही प्राणों की आहुति देनी पड़ती, क्योंकि ये चीज़ है ही इतनी ज़्यादा खतरनाक कि अगर कोई भी इसके रास्ते में आने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उसको ही ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। इसी वजह से गांव के कुछ समझदार लोग धीरे धीरे अब गांव छोड़कर शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, क्योंकि वो इन सभी चीज़ों से इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि अब वो एक सुखद और खुशहाल ज़िंदगी की तलाश में गांव में अपना सब कुछ छोड़कर शहर की ओर हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। और अब इसी वजह से धीरे धीरे गांव की आबादी काफ़ी ज़्यादा कम होती जा रही है। लेकिन गांव की आबादी चाहे कितनी ही कम क्यों ना हो रही हो, पर ये सभी चीज़ें तो आज भी उतनी ही रफ्तार से और उतनी ही संख्या में गांव में होती हैं, क्योंकि जो लोग गांव से निकलकर शहर की तरफ जा रहे हैं वो शिक्षित लोग हैं, और शिक्षित लोग तो कभी भी इन चीज़ों को करते नहीं हैं।
तो जो अनपढ़ और अनाड़ी लोग बचे हुए हैं वही इन सभी चीज़ों को कर रही हैं। लेकिन मुझे इस चीज़ का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं भी कभी अपने जीवन में इन चीज़ों का शिकार हो जाऊंगा और मेरे साथ भी आगे चलकर कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से मेरे जीवन का एक लंबा समय इन सभी चीज़ों की वजह से खराब हो जाएगा। दरअसल जब वो घटना मेरे साथ हुई उस वक्त मैं काफ़ी छोटा हुआ करता था, यानी कि वह घटना आज से लगभग 7 से 8 साल पहले की है, जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था। और उस वक्त जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे गांव में सिर्फ 8वीं क्लास तक की ही स्कूल थी। इसी वजह से हमको पढ़ने के लिए पास के ही दूसरे गांव में जाना पड़ता था, क्योंकि वहां पर 12वीं क्लास तक की स्कूल थी और वो गांव जनसंख्या के मामले में हमारे गांव से थोड़ा बड़ा था। और इसी वजह से वहां पर 12वीं क्लास तक की स्कूल थी, क्योंकि वहां पर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा थी और अब आसपास के गांवों के बच्चे भी वहीं पर पढ़ने के लिए आते थे। तो इसी वजह से वह स्कूल काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही थी और हमारे गांव की जो 8वीं क्लास तक की स्कूल थी उसमें सिर्फ हमारे गांव के ही बच्चे पढ़ते थे। लेकिन मुझे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि यही चीज़ एक दिन मेरे जीवन में मुझको एक इतने बड़े खतरे में डाल देगी जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल मैं एक दिन सुबह के वक्त घर से तैयार होकर स्कूल के लिए हमारे गांव के रास्ते से होते हुए जा रहा था। वो सुबह सुबह का वक्त था। तभी जब मैं अपने गांव से होते हुए स्कूल जा रहा था तो मुझे मेरे गांव के ही रास्ते पर एक औरत खड़ी दिखाई देती है और वह औरत और कोई नहीं बल्कि हमारे ही गांव में रहने वाली एक महिला थी, जो कि मेरी चाची ही लगती थी। तभी जब मैं उसके पास से गुजरता हूँ तो वो मेरी तरफ लगातार देखे ही जा रही थी और जैसे ही मैं उसके पास पहुँचता हूँ तो वो मुझसे कहती हैं कि अरे दिनेश, कहाँ जा रहे हो? तो मैं उससे कहता हूँ कि चाची स्कूल जा रहा हूँ। तो फिर वो मुझसे कहती हैं कि अच्छा ठीक है, मैं तुमको कुछ पैसे और एक पर्ची देती हूँ और उसमें जो सामान लिखा हुआ है वो तुम शाम को स्कूल से आओ, उस वक्त लेते आना। तभी मैं सोचता हूँ कि आज तो मुझे अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल कर आना है और मुझे आने में देर भी हो जाएगी, तो ऐसे में मैं इनका सामान समय पर कैसे ला पाऊँगा। और यही सोचकर मैं उनसे कहता हूँ कि आज मैं शाम को लेट तक घर पर आऊँगा और इसी वजह से आपका सामान मैं समय पर नहीं ला पाऊँगा, तो आप किसी और से मनवा लेना। मेरे ऐसा कहते ही वो अचानक से हड़बड़ाते हुए मुझसे कहती हैं कि अरे नहीं नहीं, ये सामान सिर्फ तुम्हें ही लाना है, चाहे तुम कितना ही लेट आओ, जब भी तुम आओ उसी वक्त ले आना, मुझे कोई जल्दी नहीं है। जब उसने मुझे यह बात कही तो मैं कह देता हूँ कि ठीक है, फिर मैं शाम को लेट तक आऊँगा तो आते वक्त ले आऊँगा। और मेरे इतना कहते ही वो मुझे एक पर्ची और कुछ पैसे देती हैं। और जब मैं उस पर्ची और पैसे को लेकर वहाँ से जा रहा होता हूँ तो वो मेरी तरफ देखकर एक अजीब तरीके से मुस्कुराती है। और जब तक मैं उस गली को पार करके वहाँ से चला नहीं गया तब तक वो अपने घर के गेट पर खड़ी खड़ी मुझे देखे ही जा रही थी। अब वहाँ से जाने के बाद वो चीज़ मेरे दिमाग से निकल जाती है और ना ही मैं उसको इतना गंभीर रूप से लेता हूँ। इसके बाद मैं स्कूल चला जाता हूँ और फिर शाम को हमारी छुट्टी होती है। वो सर्दियों का वक्त था तो इसी वजह से शाम के 4 बजे तक हमारी छुट्टी होती थी। और उस दिन शाम को छुट्टी होने के बाद मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं कि चलो स्कूल के ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं। तभी मैं उन लोगों से कहता हूँ कि आज मुझे घर पर थोड़ा जल्दी जाना है, अगर हो सके तो हम लोग कल क्रिकेट खेल लेंगे। मेरे इतना कहने पर वो लोग भी कहते हैं कि ठीक है, आज वैसे भी खेलने वाले इतने लड़के नहीं आए हैं और हम इतने से लोगों को खेलने में क्या ही मज़ा आएगा। अब हम लोगों ने वहाँ पर हमारा खेलने का जो प्लान था उसको रद्द कर दिया था। और उसके बाद मैं स्कूल के थोड़ी ही दूर जो परचून की दुकान थी उस पर जाता हूँ और वो पर्ची उस परचून वाले को थमा देता हूँ और उससे कहता हूँ कि इस पर्ची में जो भी सामान लिखा हुआ है आप वो फटाफट दे दीजिए। जब मैं उस दुकान वाले को वो पर्ची देता हूँ और वो दुकान वाला उस पर्ची में लिखा हुआ वो सामान जब पढ़ता है तो वो एक बार मेरी तरफ बहुत ही अचंभित होकर देखता है। और जब वो मेरी तरफ इस तरह से देखता है तो मैं उसको कहता हूँ कि क्या हुआ, आप इस तरीके से मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। मेरे इतना कहने पर वो मुझसे कहता है कि यह सामान तुमसे किसने मंगवाया है, क्या आज तुम्हारे घर पर कोई प्रोग्राम है। तो मैं उससे कहता हूँ कि नहीं, हमारे घर में तो कोई भी प्रोग्राम नहीं है और यह सामान मेरे घर वालों ने नहीं बल्कि गांव के ही किसी दूसरे आदमी ने मंगवाया है। जब मैं उस दुकानदार से ये कहता हूँ तो वो मुझसे कहता है कि ठीक है, पर यह सामान किसी आम चीज़ में काम नहीं आता है,
यह सामान तो जब घर में कोई खास हवन या पूजा हो तभी काम आता है। जब उस दुकानदार ने मुझसे ये बात कही तो कहता हूँ कि मुझे इन सब चीज़ों से क्या लेना है। आप तो जो इस पर्ची में सामान लिखा हुआ है वो मुझे फटाफट दे दीजिए। अब मेरे इतना कहने पर वह दुकानदार भी उस पर्ची में लिखा हुआ सारा सामान जल्दी से मुझे दे देता है और उसके सामान के जो पैसे बनते थे वो पैसे मैं उसको दे देता हूँ और फिर उसकी दुकान से वह सामान लेकर वहाँ से चल देता हूँ। जब मैं वहाँ से चला था तो उस वक्त तक शाम के 5 बज चुके थे, क्योंकि 4 बजे तो हमारी स्कूल की छुट्टी हुई थी और छुट्टी होने के बाद मैंने लगभग 20 से 25 मिनट अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने में खराब कर दिए थे और फिर उसके बाद का समय उस दुकानदार ने सामान देने में लगा दिया था। इस तरह से अब लगभग 5 बजने में कुछ ही मिनटों का समय बचा था जब मैं वहाँ से सामान लेकर निकला था। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि वह स्कूल हमारे गांव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर दूसरे गांव में मौजूद थी और उस दूरी को तय करने में हमें लगभग आधा घंटे का समय लगता था। यानी कि स्कूल से मेरे घर तक पहुंचने में उस 5 किलोमीटर की दूरी को तय करने में मुझे आधे घंटे से भी थोड़ा ज़्यादा ही समय लग जाता था। और उस दिन तो क्योंकि मेरे हाथ में वह सामान था तो उस सामान में वज़न भी थोड़ा ज़्यादा ही था। इसी वजह से मैं बार बार उस सामान की थैली को कभी इस हाथ में तो कभी उस हाथ में बदलते हुए अब अपने गांव की तरफ आ रहा था। और गांव में आते आते ही चारों तरफ थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था, क्योंकि सर्दियों के वक्त दिन जल्दी ही ढल जाता है। जब मैं वो सामान लेकर चाची के घर के बाहर पहुंचा तो उनके घर का जो मेन गेट था वो बंद था। तभी मैं बाहर से ही उनके गेट को बजाता हूँ और गेट को बजाने के थोड़ी ही देर बाद वो चाची आकर गेट को खोलती हैं। और जब उन्होंने मुझे अपने सामने वह सामान लेकर खड़ा हुआ देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं और मुझसे कहती हैं कि अरे दिनेश, आ गए तुम, ले आए मेरा सामान। तो मैं उनसे कहता हूँ कि हाँ मैं ले आया और ये लो आपका सामान, और जो ये थोड़े बहुत पैसे बच गए थे ये भी पकड़ो। मेरे ऐसा कहने पर वो मुझसे कहती है कि अरे मेरे तो हाथों में मेहंदी लगी हुई है, तुम ऐसा करो कि इस सामान को अंदर ही ले चलो और जहाँ मैं बताती हूँ वहाँ पर रख दो। मैंने सोचा कि अब इस सामान को इतनी दूर से ही ले आया हूँ तो थोड़ी दूर अंदर चलकर भी रख ही आता हूँ, और यही सोचकर मैं उनके साथ साथ उनके घर के अंदर चला जाता हूँ। लेकिन जब मैं उनके घर के अंदर जाता हूँ तो मुझे एक चीज़ अजीब लगती है कि जैसे ही मैं उनके घर के अंदर घुसता हूँ तो मेरे उनके घर में घुसते ही वो चाची पीछे से उस घर के मेन दरवाजे को बंद कर देती हैं। और उस गेट को बंद करते ही मुझे ये लगता है कि आखिर इन्होंने इस गेट को क्यों बंद किया है, क्योंकि मुझे तो ये सामान रखते ही वापस जाना है। पर मैं इस बारे में उनसे कुछ नहीं कहता हूँ और उनके पीछे पीछे जहाँ वो मुझे अपने घर के अंदर लेकर गई मैं वहाँ चला जाता हूँ। और जब वो मुझे अपने घर के अंदर लेकर गई तो वो मुझे वहाँ पर एक ऐसे कमरे के अंदर लेकर गई जहाँ पर सामने का नज़ारा देखकर मैं सोचने लगता हूँ कि यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। क्योंकि जैसे ही मैं उस कमरे के अंदर गया तो वह कमरा पूरी तरीके से फूलों से सजा हुआ था और उस कमरे में बीचों बीच एक हवन कुंड बना हुआ था जिसमें कि थोड़ी थोड़ी आग जल रही थी। और उस हवन कुंड के बिल्कुल सामने ही एक मूर्ति सी रखी हुई थी। पर इससे पहले कि मैं उस मूर्ति को ठीक तरीके से देख पाता कि वह मूर्ति किस चीज़ की है, तभी अचानक से उस कमरे की लाइट चली जाती है और उस लाइट के जाते ही उस कमरे में अंधेरा सा हो जाता है और मुझे वह मूर्ति ठीक तरीके से दिखाई नहीं देती है। अब उस कमरे में रोशनदानों से आ रही हल्की हल्की रोशनी की वजह से सिर्फ थोड़ा बहुत ही दिखाई दे रहा था। तभी वो चाची उस हवन कुंड के एक बगल में जाकर बैठ जाती है और मुझसे कहती हैं कि बैठो तुम भी। तभी मैं उनसे कहता हूँ कि मैं क्यों बैठूँ, मुझे तो आपका सामान देना था, वो मैं लेकर आ गया, अब मुझे अपने घर जाना है। तभी वो मुझसे कहती हैं कि अरे थोड़ी देर बैठो तो सही, मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है और मुझे रात होने से पहले पहले इस हवन कुंड में जोत लेनी है। अब घर पर तो कोई दूसरा इंसान है नहीं जो यह जोत ले सके, तो अगर तुमने मेरे लिए इतना ही कर दिया है तो अब इतना सा काम और कर दो कि तुम अपने हाथों से इस हवन कुंड में जोत ले लो और ये जो तुम सामान लेकर आए हो इसको जैसे जैसे मैं बताती हूँ वैसे वैसे ही इस हवन कुंड में चढ़ाते जाओ। अब उनके मुंह से ये बाहर सुनकर मुझे एक पल के लिए तो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है और मैं उस वक्त उनसे कहता हूँ कि आप अपने हाथों की मेहंदी को साफ करके खुद ही यह जोत क्यों नहीं ले लेती हो। तभी वो मुझसे कहती हैं कि मुझे तो यकीन ही नहीं था कि आज तुम सामान लेकर आ जाओगे
और पहले तो मैंने तुम्हारा काफ़ी देर तक इंतज़ार किया था, और जब मुझे लगा कि शायद तुम नहीं आओगे तो मैंने अभी अभी ही यह मेहंदी अपने हाथों में लगाई है। और अगर मैंने इसको इतनी जल्दी ही साफ़ कर लिया तो यह मेरे हाथों में अच्छे से रचेगी नहीं, और इसी वजह से मैं इस मेहंदी को इतनी जल्दी साफ़ नहीं कर सकती। अब मैं इस मेहंदी को भी इतनी जल्दी साफ़ नहीं कर सकती, और मुझे रात होने से पहले पहले इस हवन कुंड में यह जोत भी लेनी है। तो तुम मेरी इतनी सी मदद और कर दो। अब जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एक 10वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे में उस उम्र में इतनी ज़्यादा सही और गलत की समझ नहीं होती है, और इसी वजह से उस वक्त मैं उन सब चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा नहीं समझ पाया था कि आखिर उस कमरे के अंदर क्या हो रहा था और उससे आगे वहाँ पर मेरे साथ क्या होने वाला था। इसके बाद जैसा उस औरत ने मुझसे कहा था मैं वैसा ही वहाँ पर कर देता हूँ, यानी कि अब मैं वहाँ पर बैठकर उस हवन कुंड में वह जोत लेने लगा था, और जैसा जैसा वह औरत मुझे बता रही थी मैं ठीक वैसा वैसा ही करता जा रहा था। और जब मैं उस हवन कुंड में वह जोत ले रहा था तो वह औरत वहीं पर बैठी बैठी मेरे सामने ही अपने मुंह में कुछ मंत्र के जैसा बोल रही थी, और बीच बीच में मुझे ये बताती भी जा रही थी कि अब इस चीज़ को हवन कुंड में डालो और इसके बाद इस चीज़ को हवन कुंड में डालो। लेकिन उस अंधेरे में जब मैं उस हवन में जोत ले रहा था तब मुझे वहाँ पर रखी हुई उस मूर्ति का चेहरा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, और मैं ये समझ ही नहीं पा रहा था कि यह मूर्ति किस चीज़ की रखी हुई है। तभी मैंने जोत लेते हुए सोचा कि इस हवन को खत्म होने के बाद मैं इन चाची से पूछूंगा कि आखिर यह मूर्ति किस चीज़ की है। अब मैं वहाँ पर बैठा बैठा उस हवन कुंड में जोत ले रहा था, और वह औरत मुझे बताते जा रही थी। लेकिन उस वक्त मैंने एक चीज़ को महसूस किया कि जब मैं उस हवन कुंड में वो जोत ले रहा था तो उस वक्त वह औरत लगातार मेरी तरफ गौर से देख रही थी, और मेरी तरफ देखते देखते ही वो अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, और उस मुस्कान को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उस औरत का कोई बहुत ही बड़ा काम सफल हो गया हो। क्योंकि उस वक्त जब वो मुझे बीच बीच में ये बता रही थी कि अब तुम्हें इसके बाद हवन में यह चीज़ डालनी है, तो उस वक्त मुझे वो बातें बताते समय भी उसकी बातों में बीच बीच में हंसी आ रही थी। यानी कि मुझे बताते हुए भी वो बीच बीच में 1-2 बार हंस गई थी। मतलब वो इतनी ज़्यादा खुश थी कि उसका अपनी हंसी पर भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, और मुझे उसकी यह चीज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही थी। लेकिन उस वक्त वो जोत लेते हुए पता नहीं अचानक ही मुझे क्या हो जाता है। मैं ये चीज़ भी भूल जाता हूँ कि शाम का वक्त हो चुका था और मुझे अपने घर भी जाना था। आज मैं वैसे ही इतनी ज़्यादा लेट आया था, और अब मैं यहाँ इस औरत के चक्कर में इस हवन कुंड में जोत लेने में लग गया हूँ, और मेरे घर वाले मुझको ढूंढकर परेशान हो रहे होंगे। लेकिन उस वक्त पता नहीं धीरे धीरे मेरे दिमाग में क्या हो रहा था। अब मुझे सही और गलत को सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी, और अब मैं लगातार बस जैसे वह औरत मुझे बताते जा रही थी मैं वैसे ही करता जा रहा था। मेरे दिमाग में यह चीज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही थी कि मुझे अपने घर भी जाना है। बाहर इतना ज़्यादा अंधेरा और शाम का वक्त हो चुका है, मेरे घर वाले मुझको ढूंढकर परेशान हो रहे होंगे। ये चीज़ मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आ रही थी कि आखिर मैं इस हवन कुंड में जोत ले ही क्यों रहा हूँ, और आखिर मेरे से ही इस हवन कुंड में यह जोत क्यों करवाई जा रही है। आखिर आज ऐसा क्या है कि ये औरत इस हवन कुंड में अपने घर में जोत ले रही है, और इस अंधेरे से भरे हुए कमरे में ही क्यों ले रही हैं, और यहाँ पर रखी हुई यह मूर्ति किस चीज़ की है। उस वक्त मेरे दिमाग में इन सभी चीज़ों को सोचने के बारे में और समझने के बारे में कोई भी विचार नहीं आ रहा था। मैं बस लगातार जो मुझे कहा जा रहा था वो करता जा रहा था। उस वक्त तो मानो जैसे कि मैं अपने खुद के काबू में था ही नहीं। मैं तो पूरी तरीके से उस औरत के इशारों पर नाचने लगा था, और अब मैं लगातार वहाँ पर वो जो हवन कुंड था उसके सामने बैठकर उस औरत की तरफ देख रहा था, और वह औरत भी मेरी तरफ देख रही थी। और इसके बाद वो मुझसे कहती हैं कि अब जो जो मंत्र मैं बोलती हूँ उसको तुम दोहराते जाना, और उस औरत के ऐसा करने पर मैं उसे अपने मुंह से तो कुछ भी नहीं बोल पाता हूँ, सिर्फ अपनी गर्दन से ही उसे हाँ में इशारा करता हूँ। और इसके बाद वह औरत वहाँ पर मंत्र बोलना शुरू करती है, और मैं भी उन मंत्रों को उसके पीछे पीछे दोहरा रहा था। लेकिन उस वक्त एक पल के लिए तो मेरे मन में ये आता है कि ये साधारण सी दिखने वाली औरत
आखिर इन मंत्रों को कैसे जानती है और ये मंत्र किस चीज़ के हैं? ये मुझसे इन मंत्रों को क्यों बुला रही हैं? पर उस वक्त मेरे में इतनी उपज ही नहीं थी कि मैं उसको पलटकर इन सभी चीज़ों के बारे में पूछ सकूं कि आप ये सब चीज़ कैसे जानती हैं और यह मंत्र किस चीज़ के हैं। इसके थोड़ी ही देर बाद उस हवन कुंड की जो ज्योत थी वो इतनी ज़्यादा प्रज्वलित हो चुकी थी कि अब वो काफ़ी ऊपर तक आ रही थी और मैंने अपने पूरे जीवन में हवन की ज्योत को इतने ऊपर तक उठते हुए नहीं देखा था। आमतौर पर अगर कोई हवन की अग्नि इतने ऊपर तक अचानक से उठने लगेगी तो कोई भी आम आदमी उस चीज़ को देखकर डर जाएगा और काफ़ी परेशान हो जाएगा। लेकिन उस आग को इतना ऊपर उठता हुआ देखकर वह औरत तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न दिखाई दे रही थी। उस आग को इतनी ऊपर उठता हुआ देखकर वह बार बार अपनी नाक को उस मूर्ति के सामने रगड़ने लगी थी और कहने लगी थी कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे इस हवन प्रक्रिया से प्रसन्न हुए। बस मैंने जिस चीज़ के लिए इस हवन को किया है आप मुझे वह चीज़ दे दीजिए। और वह बार बार उस मूर्ति के सामने नाक रगड़कर यही बात बोलते जा रही थी। लेकिन उस वक्त मैं बिल्कुल जड़ होकर वहीं पर बैठा हुआ वो सब देख रहा था। उस वक्त मेरे दिमाग में यह चीज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही थी कि मुझे यहाँ से उठकर बाहर चले जाना चाहिए या फिर मुझे अपने घर भी जाना है। वो सारे विचार उस वक्त मेरे दिमाग से गायब हो चुके थे। अब वह औरत अचानक से अपनी जगह से खड़ी होती है और वहाँ पर खड़ी होकर अंधेरे में पीछे की तरफ अपना मुंह करती है और पीछे की तरफ मुंह करते ही उसके मुंह से एक आह की आवाज़ आती है और उस आवाज़ के आते ही वो मेरी तरफ पलटती है और मेरे पास आकर अपने अंगूठे को मेरे सिर के ललाट पर लगाती है। और जब उसने उस अंगूठे को मेरे सिर के ललाट पर लगाया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसने मेरे सिर पर टीका निकाला है। और इसके बाद वो मुझसे कहती है कि अब तुम खड़े हो सकते हो। और उसके ऐसा कहते ही मैं वहाँ से खड़ा हो जाता हूँ और वो मुझसे कहती है कि अब तुम अपने घर पर जा सकते हो, तुम्हारा काम खत्म हो गया है। उसके इतना कहते ही मैं अपना स्कूल का बैग वहाँ से उठाकर उस कमरे से बाहर आने लगता हूँ। अभी मैं उस कमरे से बाहर आया भी नहीं था कि तभी वह औरत फिर से मुझे आवाज़ देती है कि अरे रुको। और मुझसे इतना कहते ही वो जल्दी से मेरे पास आती है। अब उसने अपने हाथ में एक थाली ले रखी थी और उस थाली में कुछ प्रसाद रखा हुआ था। उसने अपने हाथ में एक लड्डू उठाया और मुझको दिया और कहा कि ये लो प्रसाद। जब उसने मुझे वह लड्डू खाने को दिया तो उस लड्डू को देखकर मेरे मन में उसको खाने की इच्छा तो हो रही थी, लेकिन मैं उससे कह देता हूँ कि मैं लड्डू नहीं खाता हूँ। तभी वो मुझसे कहती है कि अरे प्रसाद है और प्रसाद के लिए मना नहीं करते हैं। और इसके बाद वो ज़बरदस्ती उस लड्डू को मेरे हाथों में रख देती है। अब उस लड्डू को लेकर मैं वहाँ से आने लगता हूँ। तभी वो फिर से मुझे पीछे से आवाज़ लगाती है और मुझसे कहती है कि इस लड्डू को यहीं पर खाकर जाओ, प्रसाद को लेकर इतनी दूर घर पर तुमको नहीं जाना है। तभी मैंने उसकी बात पर गौर किया तो मैंने सोचा कि यह बात तो मेरी माँ भी कई बार मुझसे कहती हैं कि शाम के वक्त कभी भी किसी भी मीठे के सामान को या प्रसाद को लेकर इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। और अब यही बात सोचकर मैं उस लड्डू को वहीं पर खा लेता हूँ और उस लड्डू को खाते ही वो एक पानी का लोटा मेरे पास लेकर आती है और उस लोटे से मेरे हाथ और मुंह को धुलाती है। अब उस लड्डू को खाने के बाद मैं उसके घर से बाहर आने लगता हूँ। लेकिन जब मैं उस कमरे से चलकर उसके घर के दरवाजे की तरफ आ रहा था तो उस वक्त मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि मेरा सिर काफ़ी ज़्यादा भारी हो गया है और मेरे को अपने ही शरीर का वज़न दुगना लग रहा था। यानी कि चलते वक्त मेरे पैर थोड़े बहुत कंपन कर रहे थे और लड़खड़ा रहे थे। और ऐसा आम तौर पर तब होता है जब हमने अपने सिर पर या अपने कंधों पर कोई बहुत ही भारी वज़न उठा रखा हो। और इसी चीज़ को सोचते हुए वो उस औरत के घर से, जो कि उसके गांव की ही थी और उसकी चाची ही लगती थी, उसके घर से निकल जाता है। जब मैं उसके घर से बाहर निकला तो बाहर निकलते ही मैंने देखा कि बाहर की तरफ काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है और अब तो आसमान में तारे भी निकल आए थे। और इस चीज़ को देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था, क्योंकि आज मैं घर पहुंचने में इतना ज़्यादा लेट हो गया था कि इतना लेट तो मैं पहले कभी भी नहीं हुआ था। और मैं मेरे मन में सोच रहा था कि आज तो घर जाते ही घर वाले मेरी अच्छे से धुलाई करेंगे और मुझसे पूछेंगे कि इस वक्त तक मैं कहाँ पर था। लेकिन फिर भी मैं किसी तरह हिम्मत करके अपने घर की तरफ निकल लेता हूँ। जब मैं अपने घर पर जा रहा था
तो उस वक्त जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरे शरीर पर मुझको बहुत ज़्यादा भारी भारी महसूस हो रहा था, और इसके साथ ही मुझको ऐसा भी लग रहा था कि उस घर से ही निकलते टाइम कोई दूसरा इंसान भी मेरे साथ है। लेकिन मुझे अपने अगल बगल में कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, पर बार बार मुझे ये महसूस हो रहा था कि मेरे साथ साथ कोई तो चल रहा है। लेकिन मैं चलते हुए बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, पर मुझे अपने आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद मैं अपने घर पर पहुंचता हूं, और घर पर पहुंचते ही जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही होता है। मेरी माँ पहले तो मुझे 2-4 अच्छे से लगाती हैं, और फिर मुझसे पूछती हैं कि आखिर इस वक्त तक तू कहाँ था? तुझे पता भी नहीं है कि हम लोगों को तेरी कितनी चिंता हो रही थी। तभी मैंने किसी तरह अपनी माँ को शांत किया और उनसे अपना पीछा छुड़वाया, और उसके बाद मैंने हाथ मुंह धोकर खाना खाया। लेकिन उस दिन शाम को जब मैं अपने घर पर खाना खा रहा था, तो उस वक्त मुझे एक बहुत ही अजीब सी चीज़ महसूस हुई। जब मैं अपनी माँ के पास बैठकर खाना खा रहा था, तो उस दिन मैंने लगभग 4 से 5 रोटियाँ खा ली थी। लेकिन इतनी रोटियाँ खाने के बावजूद भी मुझे ये एहसास ही नहीं हो रहा था कि मेरा पेट भर गया है, बल्कि मुझे तो अपने पेट में जैसे जैसे मैं वो रोटियां खाता जा रहा था, वैसे वैसे ही और भी ज़्यादा भूख लगती जा रही थी। तभी मैं सोचता हूँ कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। अभी घर वाले भी यह देखेंगे कि आखिर आज मैं इतनी ज़्यादा रोटियां कैसे खा रहा हूँ, और तभी मैं उतना ही खाकर वहाँ से उठ जाता हूँ। लेकिन जब मैं रात को सो रहा होता हूँ तो मुझे बहुत तेज़ भूख लगती है। मुझको ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आज शाम को खाना खाया ही ना हो और मैं भूखा ही सोया हूँ। मुझे अब ऐसा लग रहा था। लेकिन वो रात तो मैं जैसे तैसे निकाली, और सुबह होते ही जब सुबह का खाना बना तो मैं फिर से खाना खाने के लिए बैठ गया, और सुबह भी मेरे साथ वही चीज़ होती है। बार बार कई रोटियां खाने के बाद भी मुझे मेरे पेट में ज़रा भी एहसास नहीं हो रहा था कि मैंने कुछ खाया है या नहीं खाया है। और इसी के चलते अब दिन दिन मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा था, और थोड़े ही दिनों बाद तो मेरे शरीर की हड्डियां भी दिखने लगी थी। और मेरी यह हालत देखकर अब घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जब वो मुझसे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें ये सब क्या हो रहा है, कहीं तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं हो गई है। जब घर वाले मुझे ये चीज़ पूछते हैं तो मैं उनको मेरे साथ हो रही उस चीज़ के बारे में बताता हूँ। मैं उनको बताता हूँ कि मैं चाहे कितना ही खाना खा लूँ और कितनी ही रोटियाँ खा लूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि मैंने मेरे पेट में कुछ खाया है या नहीं खाया है। जब घर वालों ने मेरे मुंह से यह बात सुनी तो उनको भी यह चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब लगी, और मेरे पिताजी मुझसे कहने लगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पेट में शायद कोई बीमारी हो गई है, इसी वजह से तुम्हें पेट भरने का एहसास नहीं होता है, और तुम्हें हर वक्त भूख ही लगती रहती है, और शायद कोई बीमारी ही हो गई है, इसी वजह से कुछ भी खाया हुआ तुम्हारे शरीर को लग नहीं रहा है, और तुम दिन दिन कमज़ोर होते जा रहे हो। अब कुछ दिनों से ये सब तो मेरे साथ हो ही रहा था, लेकिन इससे आगे जो मेरे साथ हुआ वो काफ़ी ज़्यादा डरावना था। अब तक तो सिर्फ मेरे शारीरिक रूप से ही समस्याएं हो रही थीं, लेकिन आगे जाकर मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी वजह से मैं मानसिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होने वाला था। दरअसल जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उस दिन जब मैं उस औरत के घर से निकला था, तभी से मुझे ये एहसास हो रहा था कि मेरे साथ साथ कोई तो चल रहा है। और उस दिन के बाद से ही जब भी मैं अपने घर पर या कहीं पर भी अकेला रहता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास में ही कोई बैठा है और वो एक टक मुझको देख रहा है। लेकिन जब मैं गौर से चारों तरफ देखता था तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं देता था। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब मुझे अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखने के बाद मैं इतना ज़्यादा डर जाता हूँ कि डर के मारे मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब होती है कि घर वालों को मेरी ये हालत देखकर इतना ज़्यादा अचंभा होता है, और वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। दरअसल हमारे घर से कुछ ही दूरी पर हम लोगों के खेत हैं, और उस दिन रात के वक्त मेरे पिताजी और मेरी माँ खेतों में सिंचाई करने के लिए चले गए थे। वो लोग रात के वक्त सिंचाई करने के लिए इसीलिए गए थे क्योंकि उन दिनों रात के वक्त ही सिंचाई वाली लाइट आती थी, और इसी वजह से उनको रात के वक्त ही खेतों में सिंचाई करने के लिए जाना पड़ा। अब उस दिन मैं मेरे घर में अकेला ही था,
और मेरे जो छोटे भाई बहन थे वो भी मेरे ननिहाल गए हुए थे और मेरी दादी मेरे बड़े वाले ताऊजी के घर पर सोई हुई थी। यानी कि कुल मिलाकर उस रात मेरे घर पर सिर्फ मैं ही सोया हुआ था। उस रात जब मैं अपने घर पर सो रहा था तभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी चारपाई के नीचे कोई लेटा हुआ है, क्योंकि बार बार मुझे लेटते वक्त अपनी पीठ पर किसी के छूने का एहसास हो रहा था। पहले तो मैंने कुछ देर तक इस चीज़ को नज़रअंदाज किया। मैंने सोचा कि शायद कोई बिल्ली होगी, लेकिन जब वो चीज़ बार बार मेरे साथ होने लगी तो मैंने सोचा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। और यही सोचकर मैं उस चारपाई पर लेटा लेटा ही उल्टा होकर अपनी नज़रों को नीचे घुमाकर उस चारपाई के नीचे देखता हूँ। और जैसे ही मैं उस चारपाई के नीचे देखता हूँ तो मेरी आंखों के सामने जो कुछ भी था उसको देखकर मैं तो हक्का बक्का रह जाता हूँ और मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये मेरी आंखों के सामने क्या देख रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त जो कुछ भी मेरी आंखों के सामने था वो इतना ज़्यादा डरावना था कि उसको देखते ही मेरे शरीर से काफ़ी तेज़ी से पसीना निकलने लगता है और अब मेरे ललाट पर पसीने की बूंदें आ चुकी थीं और पूरे शरीर पर सिर्फ पसीना ही पसीना आ गया था। और अब डर का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि लेटे लेटे ही मेरा पूरा शरीर कंपन करने लगा था। तभी मैं सोचता हूँ कि शायद ये वही चीज़ है जो हर वक्त मुझे अपने पास होने का एहसास करवा रही थी। दरअसल जैसे ही मैं अपनी नज़रों को नीचे घुमाकर उस चारपाई के नीचे देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि मेरी चारपाई के नीचे एक दूसरा इंसान लेटा हुआ है और वो बार बार अपने घुटने से मेरी चारपाई को नीचे से ऊपर की तरफ कर रहा है। और जब मैं उसकी तरफ देखता हूँ तो मुझे उसका चेहरा दिखाई देता है और उसका चेहरा दिखने में इतना ज़्यादा डरावना था कि उस चेहरे को आज भी जब मैं याद करता हूँ तो रात को मैं चारपाई के ऊपर सो नहीं पाता हूँ। मुझे ऐसा एहसास होता है कि वो अब भी मेरी चारपाई के नीचे ही है। दरअसल मैं देखता हूँ कि वो दिखने में किसी औरत की तरह दिख रहा है, लेकिन वो कोई औरत नहीं थी, बल्कि था तो वो कोई मर्द ही। लेकिन उसका हुलिया पूरी तरीके से औरत की तरह ही था। उसके सिर पर लंबे लंबे बाल थे और उसने अपने होठों पर कुछ लाल लाल सा लगा रखा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरीके से सफ़ेद थीं और उसकी आंखों के बीच का जो काला कांच था वो आंखों में था तो सही, लेकिन वो आंखों के बीचों बीच नहीं था, बल्कि वो दोनों ही आंखों के साइड में कोने में था। और वो इतना ज़्यादा साइड में था कि किसी भी नॉर्मल इंसान की आंखों का ताज इतना ज़्यादा साइड में नहीं हो सकता। और जैसे ही उसकी और मेरी नज़र मिलती है तो उसका वह ताज पानी की तरह आंखों में इधर से उधर, ऊपर नीचे और दाएं बाएं घूमने लगता है। और उसको अपनी आंखों को इस तरह से करता हुआ देखकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कोई इंसान है या फिर कुछ और ही है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मैं कुछ ऐसा देखता हूँ जिसके बाद मुझे इस चीज़ का यकीन हो जाता है कि ये कोई इंसान नहीं है, बल्कि ये कोई भूत प्रेत या फिर कोई बहुत ही भयंकर डरावनी चीज़ है। क्योंकि जैसे ही मैं उसकी तरफ लगातार देखता हूँ तो अब उसकी आंखों से वह काला कांच धीरे धीरे पूरी तरीके से गायब हो जाता है और उसकी आंखें अब पूरी की पूरी किसी अंडे की तरह सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रही थी। तभी उसने मेरी तरफ देखकर अपने होठों पर एक हल्की सी मुस्कान दिखाई और उसने हंसते हुए अपना मुंह खोला। और जब उसने अपना मुंह खोला तो उसके मुंह से काफ़ी लंबे लंबे दांत दिखाई दे रहे थे, जो कि अब उसके होठों से भी बाहर की तरफ निकले हुए थे। और उसका चेहरा दिखने में इतना ज़्यादा अजीब था कि जैसे वो कोई औरत और आदमी का मिला हुआ रूप हो। यानी कि उसके सिर पर औरतों की तरह लंबे लंबे बाल तो थे ही, साथ ही उसके चेहरे पर किसी मर्द की तरह हल्की हल्की दाढ़ी भी दिखाई दे रही थी और उसकी आंखों पर ऊपर की तरफ कुछ काला काला लगा हुआ था और उसने अपने ललाट पर कुछ लिख रखा था, लेकिन वो किसी अलग ही भाषा में लिखा हुआ था और उस भाषा को मैं ना ही तो पढ़ पा रहा था और ना ही समझ पा रहा था कि उसके ललाट पर क्या लिखा हुआ है। उसका वो इतना भयानक रूप देखने के बाद मैं तो उस जगह पर बिल्कुल जड़ सा जम गया था और अब मेरे में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने बिस्तर से उठकर अपने कमरे की लाइट चालू कर सकूं। दरअसल जब भी मैं रात को सोता था तो मुझे लाइट की रोशनी में नींद नहीं आती थी, इसीलिए मैं अपने कमरे की लाइट को हमेशा बंद करके ही सोता था। और उस वक्त सिर्फ मेरे कमरे की खिड़की से बाहर की जो हल्की हल्की रोशनी आती थी
उससे ही मुझे थोड़ा बहुत कमरे में दिखाई देता था, और उस वक्त भी मुझे उस हल्की सी रोशनी में ही उस डरावनी चीज़ का चेहरा दिखाई दे रहा था। अभी मैं पड़ा पड़ा सिर्फ उसकी तरफ देख ही रहा था कि तभी वो अपने हाथों के बल मेरी चारपाई के नीचे से खिसकते हुए बाहर की तरफ आता है और बाहर की तरफ आकर मेरे बगल में ही बैठ जाता है। अब वो मेरे बगल में इस तरीके से बैठा हुआ था कि उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पक्षी बैठा हो, और अब वो वहाँ पर बैठकर मेरी तरफ देखकर एक अजीब तरीके से हंसने लगता है। तभी उस वक्त मैं किसी तरह हिम्मत करके उससे इतना तो बोल पाता हूँ कि कौन हो तुम, और मुझे इस तरीके से डरा क्यों रहे हो। मेरे इतना कहते ही पहले तो वो बहुत तेज़ तेज़ हंसता है और फिर मुझसे कहता है कि तुमने अब तक भी मुझको नहीं पहचाना। मैं वही हूँ जो हमेशा तेरे साथ रहती हूँ, और मैं तो पिछले काफ़ी दिनों से तेरे साथ ही रह रही हूँ। तू जहाँ भी जाता है तेरे साथ ही जाती हूँ। अब तो वैसे भी थोड़े ही दिनों की बात है, फिर तो मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए ही अपने साथ लेकर चली जाऊँगी, क्योंकि अब तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। और अब चाहे तेरे मेरे बीच में कुछ भी आ जाए, मैं हर उस चीज़ को अपने रास्ते से हटा दूँगी जो तेरे मेरे बीच में आएगा। और मेरे गुरु ने तो वैसे भी मुझसे कहा ही है कि तुझे हर हाल में अपने साथ लेकर ही आना है। अब थोड़े ही दिनों की बात है, फिर तू तड़प तड़प कर मर जाएगा, और उसके बाद मैं तेरी आत्मा को अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए ले जाऊंगी। तुझको अपने साथ ले जाने के बाद मैं तुझे अपने गुरु को ले जाकर सौंप दूंगी। उसके बाद वो जाने और उनका काम जाने, मुझे इससे ज़्यादा कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन जब तक मैं तुझे अपने साथ लेकर नहीं चली जाती, तब तक मुझे तुझसे बहुत ज़्यादा मतलब है। और मुझे ये कहने के बाद वो फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं। अब मुझे ये समझ में आ चुका था कि यह मर्द के रूप में ही कोई औरत है। अब तक मैं इतना ज़्यादा डर चुका था कि उसका वह रूप देखकर मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मैं चाहकर भी चिल्ला नहीं पा रहा था, क्योंकि उस वक्त डर के मारे मेरी घी बैठ चुकी थी और मेरे हलक से छू की भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। और इसी वजह से मैं चाहकर भी अपनी मदद के लिए किसी को भी नहीं बुला पा रहा था। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ तो अपने जीवन में देखी होगी कि हमारे यूपी और बिहार में लोग गालियाँ बहुत ज़्यादा निकालते हैं। गालियों के बिना तो कोई बात बोली ही नहीं जाती है, और हमारे यहाँ पर बचपन से ही छोटे छोटे बच्चे भी गालियाँ सीख जाते हैं, क्योंकि उनके घर वाले शुरू से ही उनके सामने एक दूसरे से हर बात पर गालियाँ निकाल कर बोलते हैं। और हमारे यहाँ पर गालियों का कोई इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं मानता है, और इसी वजह से उस वक्त तक मैंने भी बहुत सी गालियाँ सीख ली थी। तभी मैं हिम्मत करके किसी तरह मेरे सामने वो जो कोई भी बैठी हुई थी उसको 2-4 गालियाँ निकाल देता हूँ, और गालियाँ निकाल कर उसको बोलता हूँ कि तू कौन है और मुझसे क्या चाहती है, मुझको कहाँ लेकर जाएगी, और तुझे किसने भेजा है, और किसके कहने पर तू मेरे साथ ये सब कर रही है। ये सब कहने के बाद मैं फिर से उसको कई गालियाँ निकाल देता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं उसको गालियाँ निकालने लगता हूँ तो मेरे मुंह से गालियाँ सुनकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है, और उसको इस तरह से गुस्से में देखकर मेरी तो फट के हाथ में आ जाती हैं, क्योंकि अब वो गुस्से में होकर उस जगह से उठकर मेरी तरफ आती हैं और उछलकर उस चारपाई पर मेरे ऊपर बैठ जाती हैं। और यह चीज़ होते ही मैं बहुत ज़्यादा मन ही मन में पछताने लगता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैंने इसको गालियाँ निकालकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर मैं किसी तरह चुपचाप पड़ा रहता तो मेरे साथ ये सब नहीं होता। अब वो अचानक से मेरे ऊपर आकर बैठ गई थी और मुझे मेरे ऊपर बैठे बैठे ही कहने लगती हैं कि मेरे गुरु ने तो तुझे तड़पा तड़पा कर मारने के लिए कहा था, और कुछ दिनों के बाद मैं तुझको यहाँ से लेकर जाती, लेकिन तूने जिस भाषा में अब मेरे से बात की है वो करके तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और अब मैं तुझे यहीं पर मारकर तुझे हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ लेकर जाऊंगी, और तुझे मेरे गुरु के पास ले जाने से पहले इतना ज़्यादा तड़पाऊंगी कि तुझे अफसोस होगा कि मैंने इसको गाली ना निकाली होती तो मेरे लिए कितना अच्छा होता। जब वो मुझे ये सब कह रही थी तो उसका चेहरा मेरी आंखों के बहुत ही ज़्यादा करीब था, और वो चेहरा मुझे इतना ज़्यादा डरावना लग रहा था कि उसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि अब थोड़ी ही देर में डर के मारे मेरी यहीं पर पेंट गीली हो जाएगी। इसके साथ ही उसकी वो आवाज़ भी अब काफ़ी ज़्यादा डरावनी और भारी भारी हो गई थी। अब वो मेरे ऊपर बैठकर अपने दोनों हाथों से मेरा गला दबाने लगती है, और उसके गला दबाने की वजह से मेरी सांस उठने लगती है,
और अब मुझे सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। अब मैं किसी तरह अपने आप को उससे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लगातार मेरा गला दबाई जा रही थी। अभी मैं सोच रहा था कि मैं यहीं पर मर जाऊंगा, लेकिन तभी अचानक पता नहीं क्या होता है कि वो मेरा गला छोड़ देती है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मुझे नहीं मारेगी, लेकिन तभी अचानक से ही वो मेरे ऊपर से उठती हैं और उस चारपाई से मेरा एक पैर पकड़कर मुझे नीचे गिरा देती है और मुझको नीचे गिराकर फिर से मेरा वहीं पैर पकड़ती है और मुझे घसीटते हुए अपने घर के बाहर ले जाने लगती है। अब वो लगातार मुझे घसीटते हुए मेरे घर के बाहर ले जा रही थी और मैं डर के मारे अब चीखने लगा था। लेकिन जब वो मुझे घसीटते हुए मेरे घर से बाहर लेकर जा रही थी, तभी वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसको देखने के बाद मुझे मेरे मन में अपने आप को बचाने की थोड़ी बहुत उम्मीद नज़र आती है और मैं सोचता हूँ कि शायद अब मैं अपने आप को इस बुरी आत्मा या ये जो कोई भी है इसके चंगुल से छुड़ा पाऊँगा। दरअसल जब वो मुझे घसीटते हुए मेरे घर से बाहर लेकर जा ही रही थी, तभी अचानक से ही वहाँ पर मेरी माँ आ जाती है और वो उस चीज़ को अपने सामने देखकर पहले तो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो मुझे घसीटते हुए वहाँ से लेकर जा रही है, तो मुझको इस हालत में उसके चंगुल में देखकर पता नहीं मेरी माँ के अंदर कहाँ से इतनी हिम्मत आ जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से उस चुड़ैल से कुछ कहने लगती हैं और उसको कहते कहते ही हमारे घर के बाहर हम लोगों ने जो मिर्ची पीसकर सुखा रखी थी, मेरी माँ उन मिर्चियों को उठाती है और उसकी तरफ फेंकती है और वो मिर्ची उस डायन की आंखों में आकर गिर जाती है और उन मिर्चियों के गिरते ही उस डायन ने अपने हाथ से मेरा पैर छोड़ दिया था और अब वो अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को मसलने लगी थी और एक अजीब सी आवाज़ में कराहने लगी थी। उसकी आंखों में मिर्ची फेंकते ही मेरी माँ भी उसको कई गालियाँ निकालने लगती है कि तू कौन है और मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी हुई है। जब माँ उसको गालियाँ निकालते हुए ये सब कह रही थी, तो उस चुड़ैल को फिर से गुस्सा आ जाता है और अब वो मुझको छोड़कर मेरी माँ के ऊपर हमला कर देती है और उनको जाकर पकड़ लेती है और उनको ज़मीन पर गिराकर उनके ऊपर बैठ जाती है। जब मैंने मेरी माँ को उस हालत में देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं भागकर हमारे घर में जो कुल्हाड़ी रखी हुई थी वो उठाकर लाता हूँ और ज़ोर से उस डायन के सिर में मारता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं उस डायन के सिर में वो कुल्हाड़ी मारता हूँ, तो उस कुल्हाड़ी के मारते ही उसके शरीर से ना ही तो कोई खून निकलता है और ना ही कुछ और। ये चीज़ देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा अचंभित हो जाता हूँ। लेकिन तभी उसने अपने दोनों हाथों से जहाँ पर मैंने कुल्हाड़ी मारी थी उस जगह को ज़ोर से पकड़ लिया और वो चिल्लाते हुए अचानक से ही वहाँ से गायब हो जाती है और उसके गायब होते ही मैं फटाक से वहाँ से अपनी माँ को उठाता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि आप ठीक तो हो ना। तभी मेरी माँ रोते हुए मुझे अपने गले से लगा लेती हैं और थोड़ी ही देर बाद मेरे पिताजी भी घर पर आ जाते हैं और पिताजी के घर पर आते ही माँ उनको सारी चीज़ बताती हैं। इसके बाद दूसरे दिन सुबह होते ही मेरे पिताजी गांव के एक दो बड़े बुजुर्ग जो लोग थे उनको यह बातें बताते हैं और गांव के लोगों ने भी जब यह बात सुनी तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा डर गए थे और वो मेरे पिताजी से कहते हैं कि तुम्हारे बेटे के पीछे तो कोई बहुत ही बुरी आत्मा पड़ी हुई है, जितना जल्दी हो सके तुमको अपने बेटे का इलाज करवाना चाहिए, वरना वो फिर से तुम्हारे बेटे के ऊपर कभी भी हमला कर सकती है। और जब मेरे पिताजी ने गांव के लोगों से यह बात सुनी तो वो भी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। पर उस वक्त हम इस समस्या के किसी भी उपाय के बारे में नहीं जानते थे। उस वक्त हमको ये ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि आखिर इन सब से बाहर कैसे निकले। तभी गांव के ही एक बुज़ुर्ग दादाजी मेरे पिताजी से कहते हैं कि मैं एक ऐसे तांत्रिक को जानता हूँ जो तुमको इन सब से बचा सकता है। और उसके बाद मेरे पिताजी और वो दादाजी उस तांत्रिक के पास जाते हैं और उस दिन शाम तक वो उस तांत्रिक को हमारे घर पर लेकर वापस आ जाते हैं। जैसे ही वो तांत्रिक हमारे घर पर आता है तो हमारे घर पर आते ही वो हम लोगों से कहता है कि तुम्हारे घर पर एक बहुत ही बुरी चीज़ का साया है और एक बहुत ही भयंकर काला जादू तुम्हारे घर के ऊपर किया गया है। इसके बाद जैसे ही वो मेरी तरफ देखते हैं तो इशारा करके मुझे अपनी तरफ बुलाते हैं और अपनी तरफ बुलाते ही वो अपना एक हाथ और अंगूठा मेरे ललाट पर लगाते हैं और जैसे ही वो अपना अंगूठा मेरे ललाट पर लगाते हैं तो उनको एक बहुत तेज़ झटका लगता है और जिस अंगूठे को उन्होंने मेरे ललाट पर लगाया था उनका वो अंगूठा काफ़ी ज़्यादा जल जाता है, जैसे कि उन्होंने किसी जलती हुई चीज़ को
या किसी अंगारे को छू लिया हूँ। जब उन्होंने ये चीज़ देखी तो उन्होंने घर वालों से कहा कि तुम्हारे घर में इसी लड़के के ऊपर काला जादू किया गया है और अगर जल्दी ही तुमने इसका इलाज नहीं करवाया तो तुम इस लड़के से हाथ धो बैठोगे। तभी मेरे पिताजी उस तांत्रिक से कहते हैं कि आप जितना जल्दी हो सके इस चीज़ का इलाज कीजिए। तो वो तांत्रिक मेरे पिताजी से कहता है कि मैं इस चीज़ का इलाज तो कर दूंगा, लेकिन इसके इलाज में हमें बहुत सी ऐसी सामग्री की आवश्यकता होगी जो आप लोगों को आज शाम से पहले पहले ही लानी होगी और आज रात को ही हमें इसका इलाज करना होगा। मेरे पिताजी उस तांत्रिक से कहते हैं कि आपको जो भी सामग्री चाहिए आप मुझे बताइए, मैं लेकर आऊँगा। इसके बाद उस दिन शाम होते ही जब दिन ढलता है तो दिन ढलने के साथ ही जैसे जैसे अंधेरा होने लगा था मुझे मेरे शरीर में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अब मैं मेरे शरीर से अपना आपा खो रहा हूँ और मेरा शरीर किसी और के ही काबू में आ रहा है। और जब उस चीज़ को उस तांत्रिक ने देखा तो वो समझ गए थे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इससे आगे मेरे साथ क्या हुआ था उसका मुझे तो कुछ याद नहीं है, लेकिन उस चीज़ के होने के बाद जो बातें मेरे घर वालों ने मुझको बताई वो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे ही वो तांत्रिक हमारे घर पर अपनी प्रक्रियाएं शुरू करते हैं तो अब मेरे शरीर के अंदर वो आत्मा आती है और वो उस तांत्रिक से कहती है कि तू यहाँ से चला जा वरना तुझे भी यहीं पर भस्म कर दूंगी। लेकिन वो तांत्रिक काफ़ी ज़्यादा पहुँचे हुए और सिद्धियाँ प्राप्त किए हुए तांत्रिक थे। तभी उन्होंने थोड़ी ही देर में उस आत्मा को ही अपने काबू में कर लिया और उससे पूछा कि बता तुझे किसने भेजा है और तू किसके कहने पर यहाँ आई है। इसके बाद उस आत्मा ने जो कुछ भी वहाँ पर बताया उसको सुनकर हमारे घर वालों के साथ साथ ही गांव के भी जो अगल बगल के लोग हमारे घर में उस वक्त इकट्ठा थे उन लोगों के भी पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और उनको भी विश्वास नहीं होता है कि आखिर कोई इंसान किसी चीज़ को पाने के लिए किसी दूसरे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जब उस तांत्रिक ने उस आत्मा से यह बात पूछी तो वो उन्हें बताती है कि मुझे तो मेरे गुरु ने भेजा है और मेरे गुरु को किसी दूसरी महिला ने प्रसन्न किया है और उस महिला को एक बेटा चाहिए, लेकिन वो काफ़ी समय से बाज है और वो तुम्हारे ही गांव की है। उसी ने इस लड़के के ऊपर काला जादू किया है जिसके शरीर के अंदर इस वक्त मैं आ रही हूँ और उसी ने मुझे इस लड़के के साथ किया था। इस लड़के की सिर्फ 5 महीने की ही उम्र बची है। अगर 5 महीने तक भी इस लड़के के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता तो मैं इसको 5 महीने पूरे होते ही हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ लेकर चली जाती। जैसे जैसे इस तरफ इस लड़के की मौत इसके करीब आ रही थी वैसे वैसे ही अब उस औरत के पेट में पल रहे बच्चे की उम्र बढ़ती जा रही थी और इस चीज़ की भी संभावना बढ़ती जा रही थी कि इसके मरते ही उसके बेटा ही जन्मेगा, क्योंकि उसने बेटा पाने के लिए ही इसके ऊपर यह काला जादू किया था और मुझको इसके प्राण लेने के लिए ही इसके साथ उस दिन भेजा था। तभी वो तांत्रिक बाबा उस आत्मा से पूछते हैं कि अगर तुम्हें इस लड़के के प्राण लेने ही थे तो तुमने उसी दिन क्यों नहीं लिए और उस महिला ने उसी दिन इसको क्यों नहीं मारा। उन तांत्रिक बाबा के ऐसा पूछने पर वो आत्मा कहती है कि ये काला जादू काम ही इस तरह से करता है कि इसमें किसी भी इंसान को तुरंत मारकर उसकी बलि देकर कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि जैसे जैसे धीरे धीरे जिस इंसान के ऊपर काला जादू किया है वो अपनी मौत की तरफ अग्रसर होता जाता है, वैसे वैसे ही दूसरी तरफ जिस चीज़ के लिए यह काला जादू किया गया था उस चीज़ के पनपने की उम्मीद ज़्यादा हो जाती है। और अगर यह काला जादू पूरी तरीके से सफल हो जाता तो उस औरत के बेटा ही जन्म लेता और इसी चीज़ के लिए उसने इतना बड़ा काला जादू इस लड़के के ऊपर किया था। उस तांत्रिक बाबा से यह बात कहने के बाद वो बुरी आत्मा उन बाबा के सामने नाक रगड़ने लगती है और उनसे कहती हैं कि बाबा मुझको तो छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं कभी भी लौटकर इस लड़के के पास दोबारा नहीं आऊँगी। अगर आप मुझे नहीं छोड़ोगे तो मैं तो बिना कसूर ही सज़ा काटूंगी। मुझे तो जैसा कहा गया था मैंने वैसा ही किया। और अब ये कहकर वो आत्मा ज़ोर ज़ोर से मेरे शरीर के अंदर चिल्लाने लगी थी। इसके बाद उन तांत्रिक बाबा ने उस आत्मा के साथ क्या किया ये तो उन्होंने हम लोगों को नहीं बताया था, लेकिन उस दिन के बाद हमारे घर पर सब कुछ ठीक हो गया था और अब धीरे धीरे मेरी तबीयत भी ठीक होने लगी थी। लेकिन ये चीज़ उस दिन सुनने के बाद
गांव के कुछ लोग इकट्ठा होकर मेरे पिताजी के साथ उस औरत के घर पर जाते हैं जिसने मेरे साथ ये सब किया था। लेकिन जब सभी लोग उसके घर पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उसके घर पर ताला लगा हुआ है, वो अपने घर पर नहीं है। और आप लोगों को इस चीज़ को जानकर अचंभा होगा कि आज तक भी उस औरत के घर पर हमारे गांव में ताला ही लगा हुआ है, यानी कि उस दिन के बाद वो कभी भी अपने घर पर लौटकर वापस आई ही नहीं है। ना ही उसके बारे में कोई जानकारी है कि वो कहाँ गई थी और इस वक्त कहाँ है, वो जिंदा भी है या फिर मर गई। इन सब चीज़ों के बारे में गांव में किसी को कुछ भी नहीं पता है और ना ही गांव का कोई आदमी उस दिन के बाद उसके घर की तरफ जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियाँ हैं, उन्हें भी ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका ये छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को एक नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड ओनली एट फियर फ्रॉस्ट 22।